Hello students, welcome back to the second session of history, French Revolution. So students, last session में हमने क्या पढ़ा था? We started about Louis XVI. We also started about the reasons of the empty treasury of France. We started about how the French society was divided. It was divided into three estates, and we also had a look upon the peasants. You can see the majority of the population of France. Clear? That is 90% of the population, even though they were in the majority, they bore the burden of taxes. The first and second estate had to pay no taxes. They were exempted from paying taxes. Whereas the people of third estate, or you can say peasants, have to bore the burden of taxes. Now students, देखते हैं what is subsistence crisis and what led to subsistence crisis. पहले subsistence crisis क्या होता है, हम वो study करते हैं. An extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. अब यहाँ पर साइड पे आपको दिख रहा है, छोटा सा यहाँ पर एक साइड पे लिखा हुआ है, मैंने बॉक्स टाइप ऑफ है, तो वो क्या है, उसका मीनिंग लिखा है सबसिस्टेंस क्राइसिस. सबसिस्टेंस का मतलब ही स्टूडेंट्स क्या होता है, बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. क्राइसिस का मतलब क्या होता है, वो एंडेंजर्ड है. एंडेंजर्ड मतलब खतरे में आ गया. जब आपका बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड दैट इज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर आपको ना मिल पाए, ऐसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे हम, सबसिस्टेंस क्राइसिस. करेक्ट. आज अगर ये कोविड-19 का सिचुएशन और वर्स होते गया, एक साल तक चला, तो क्या हो सकता है स्टूडेंट, सबसिस्टेंस क्राइसिस आ सकते हैं. लोगों के बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जो है वही एंडेंजर्ड हो जाएंगे. तो लेट अस स्टार्ट कि किस चीज की वजह से ऐसा सिचुएशन फ्रांस को फेस करना पड़ रहा है. लेट अस. The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. So students, you can say a phase of 50 years. 50 years में हम देखेंगे तो फ्रांस की population students बहुत बढ़ गई थी. बोल सकते हो 23 से 28 पे jump किया सीधा. That is 5 million population बढ़ गई. This led to the rapid increase in the demand for food grains. Students, अब मैं आपको एक है ना इसका एक चार्ट छोटा सा मैं ऐसे बता देती हूँ कि कैसे याद रखना है. पॉपुलेशन बढ़ेगी, इन जनरल बात करते हैं स्टूडेंट्स. पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो क्या होता है, डिमांड बढ़ता है प्रोडक्शन का. बराबर. अगर समझो पहले 100 जो है इंडिया की पॉपुलेशन, लेट अस अज्यूम इंडिया की पॉपुलेशन है 1000. ठीक है. फिर थोड़े टाइम में आफ्टर फ्यू इयर्स इंडियाज पॉपुलेशन बिकम अ लाख. बराबर. 1 लाख हो गया. तो 1000 कहाँ था एंड 1 लाख कितना ज्यादा हो गया. बराबर. तो 1000 की पहले जो डिमांड थी वो डिफरेंट थी, वो कम थी. बराबर. वो 1000 लोगों की डिमांड थी. लेकिन 1 लाख पॉपुलेशन हो गया तो डिमांड बढ़ेगी कि नहीं, कि 1000 जितनी डिमांड रहेगी, नहीं ना, पॉपुलेशन कितना ज्यादा बढ़ गया. क्लियर. तो यहाँ पर जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ने ही वाली है. लोग बढ़ रहे हैं तो उनकी डिमांड बढ़ेगी ना. यस. पॉपुलेशन बोल सकते हो ट्रिपल हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है, तो उतना ही डिमांड भी, लोगों खाने के लिए भी रिक्वायरमेंट होगी. बराबर. अब जैसे डिमांड बढ़ रही है स्टूडेंट्स, तो वो फूड ग्रेन्स के प्राइसेस क्या होंगे, और बढ़ जाएंगे. जैसे कि एग्जांपल दूं मैं, मैंगोज. अब हम देखेंगे मैंगो का सप्लाई कम है एंड डिमांड बहुत ज्यादा है. क्लियर. तो डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ गए ना. आज अगर समझो मैंगो है ही नहीं, हमारे यहाँ पर बहुत कम आ रही है एंड खाने वाले कितने सारे लोग हैं, सबको पसंद है मैंगो. बराबर. तो क्या हो सकता है, मैंगो के रेट, प्राइस है वो क्या हो सकते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं. 5000 रुपीज डजन, 6000 रुपीज डजन भी जा सकते हैं. तो पॉपुलेशन फ्रांस की बढ़ी विच लेड टू इंक्रीज इन डिमांड. अब डिमांड बढ़ा लेकिन स्टूडेंट प्रोडक्शन नहीं बढ़ा. प्रोडक्शन जो है वो डिमांड से लेवल अप नहीं हो रहा था. एक काइंड ऑफ बोलते हैं ना, सीसॉ है. एक साइड पे प्रोडक्शन है ग्रेन्स का एंड एक साइड पे डिमांड है. तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई लेकिन प्रोडक्शन नीचे जा रहा था. क्लियर. तो फूड ग्रेन्स ग्रो नहीं हो रहे थे बट डिमांड बढ़ रही थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ही नहीं है तो बोल सकते हो कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है. तो जो कम है, ब्रेड वगैरह जो है हम बोलेंगे स्टेपल डाइट है उनका, उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए स्टूडेंट्स. क्लियर. फिर मोस्ट वर्कर्स जो थे दे वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स. अब यहाँ पर हम देखेंगे 90% लेबर्स थे, पेजेंट्स थे, तो वो बेचारों के पास तो खुद की लैंड नहीं थी खेत करने के लिए. बराबर. तो वो किसी वहां पर शॉप में एम्प्लॉयड रहते थे. जैसे कि आप करियाना लेने जाओगे ग्रोसरी शॉप में, तो वहां पर एक लड़का होता है, वो सब पता है आपको, सामान बांध के देता है. तो दैट इज द थिंग. तो उन लोग जो मोस्ट वर्कर्स हैं दे आर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप एंड उसके जो ओनर्स होते हैं उन्होंने उनके वेजेस फिक्स कर दिए होते हैं कि आपको
महीने में 5,000 मिलेंगे, 6,000 मिलेंगे, एक्सेट्रा. बट द वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस. स्टूडेंट्स, महंगाई बढ़ रही है लेकिन वेजेस नहीं बढ़ रहे लोगों के. करेक्ट. तो पैसा, प्राइसेस बढ़ रहे हैं. मैंगोज के प्राइसेस 6,000 हुए, तो गवर्नमेंट ऐसा बोलती है मैंगो के प्राइसेस बढ़ गए तो जरा सबके वेजेस बढ़ा दो? नहीं ना, ऐसा नहीं होता. तो जहां पर प्राइस बढ़ती है लेकिन वेजेस, सैलरी लोगों की क्या है, उतनी की उतनी है. तो कम सैलरी में इतना सारा महंगाई में सामान कैसे खरीदेंगे उन लोग? क्लियर. जो पुअर पीपल है वो और पुअर होते जा रहे हैं एंड रिच को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बिकॉज रिच के पास क्या है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी बहुत पैसा है. तो उन लोग कितनी भी महंगाई क्यों ना हो, कितने भी प्राइसेस बढ़ क्यों ना जाए, लेकिन उन लोग खरीदेंगे. जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के पास बहुत पैसा है. क्लियर. तो उन लोग को ये प्राइस राइज से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. क्लियर. लेकिन जो पेजेंट्स है, थर्ड एस्टेट वाले हैं, उनको फर्क पड़ेगा बिकॉज दे डू नॉट हैव मनी. उनका वेजेस, उनका सैलरी भी क्या है स्टूडेंट्स, फिक्स्ड है. वो शॉप ओनर ये नहीं बोलेगा कि अरे महंगाई बढ़ गई है, फूड ग्रेन्स नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है तो महंगाई बढ़ गई. बराबर, वो प्रोडक्शन, फूड ग्रेन्स के प्राइस बढ़ गए, क्लियर, तो मैं तुम्हारा वेजेस भी बढ़ा देता हूँ, ऐसा थोड़ी बोलेगा वो. ऐसा नहीं बोलेगा ना. बोलेगा मैं तो को 5,000 6,000 ही दे रहा था और मैं उतना ही दूंगा भले कितने भी महंगाई बढ़े. तो द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर बढ़ते जाता है, वाइड है. पुअर पुअर होते जाते हैं एंड रिच जो है वो और रिच होते जाते हैं. एंड सिचुएशन स्टूडेंट खराब होती है और खराब होती है जब भी ड्रॉट एंड हेल हार्वेस्ट को रिड्यूस कर देता है. हार्वेस्ट मतलब जो भी प्रोडक्शन होता है ना, कभी कभार जोर से बारिश आ जाती है तो कभी हेल स्टॉर्म्स आते हैं. हेल स्टॉर्म्स मतलब टुकड़े, बर्फ के गोले होते हैं ना, वो गिर जाते हैं. करेक्ट. या ड्रॉट बोलेंगे तो बोल सकते हो सूखा आ गया. करेक्ट. जहां पर पानी ही नहीं होता, जब बारिश नहीं होती तब ड्रॉट सिचुएशन आती है एंड जिसकी वजह से क्रॉप्स ग्रो ही नहीं हो पाते. करेक्ट. तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कभी जब ड्रॉट एंड हेल आता है तो हार्वेस्ट क्या हो जाता है, और ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, मतलब प्रोडक्शन ही नहीं होता, क्रॉप्स ग्रो ही नहीं होते. So this led to subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. And इसी को हम क्या बोलते हैं, subsistence crisis. ये situation जब आती है उसको हम subsistence crisis बोलते हैं. Something that occurred frequently in France during the old regime. Old regime में usually एक subsistence crisis की situation आती रहती है. तो students यहाँ पर और एक बार रिवाइज कर लेते हैं. Subsistence crisis का मतलब क्या है, extreme situation when basic means of livelihood are endangered. Now what led to subsistence crisis? Population बढ़ गया फ्रांस में, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई फूड ग्रेन्स के लिए. अब डिमांड जितनी थी ना उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ स्टूडेंट्स, बराबर. तो सबको मिलेगा नहीं मिलेगा. करेक्ट. तो दैट इज जितनी भी क्वांटिटीज में फूड ग्रेन्स ग्रो हुए थे उसके प्राइसेस बहुत बढ़ गए बिकॉज लोग डिमांड कर रहे थे, बराबर. तो प्राइसेस बढ़ने ही है. तो जो स्टेपल फूड है, दैट इज बोल सकते हो ब्रेड, वहां का, उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए. लेकिन प्राइस बढ़ने से क्या लोगों के वेजेस बढ़ेंगे? नहीं स्टूडेंट. तो लेबरर्स जो थे, जो कहीं शॉप में काम कर रहे थे, उनके वेजेस नहीं बढ़े. वहां के शॉप ओनर्स ने उनके वेजेस फिक्स कर दिए थे. क्लियर. तो वेजेस डिड नॉट कीप पेस. पेस का मतलब स्पीड विद द राइज इन प्राइसेस. सो द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वाइडेड. जो पुअर थे वो क्या हो गए, और पुअर होते गए, एंड जो रिच है वो और रिच होते गए. अब ऐसी सिचुएशन आई स्टूडेंट्स की कभी कभार बोल सकते हो कि पानी नहीं होता था, ड्रॉट, और कभी कभार हेल स्टॉर्म्स गिरते थे. करेक्ट. तो यू कैन से हेल स्टोन्स वगैरह गिरते थे, स्टॉर्म्स आता था, तो जिसकी वजह से पूरा फीड, पूरे क्रॉप्स खराब होते थे. तो वहां पर तो वही और में तो क्रॉप्स खाने ही नहीं मिलते थे लोगों को. तो ये सिचुएशन को क्या बोलेंगे, सबसिस्टेंस क्राइसिस. एंड सबसिस्टेंस क्राइसिस फ्रांस में फ्रीक्वेंटली आता था ओल्ड रेजाइम में. ओल्ड रेजाइम में मतलब ओल्ड रूल, जब लुइस 16 का रूल था, लुइस 15 14 का रूल था, तभी बहुत ही कॉमन था. So I think you understood this time. Let us move to next slide. Participation of middle class. A growing middle class envisages an end to privileges. अब students, किसी ना किसी को तो ये सिस्टम को स्टॉप करना पड़ेगा. कौन सा सिस्टम? फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट का जो सिस्टम है कि भाई टैक्सेस उन लोग नहीं भरेंगे, थर्ड एस्टेट ही टैक्स भरेगा. करेक्ट. तो ये सिस्टम को किसी ना किसी को तो स्टॉप करना पड़ेगा, वरना हालत खराब हो जाएगी. करेक्ट. पेजेंट्स को ऐसे ही वायलेट करते रहेंगे सब. तो अभी किसका रोल आया स्टूडेंट्स? मिडिल क्लास का रोल आया. क्लियर. तो मिडिल क्लास envisages an end to privileges. An end to privileges मतलब स्टॉप करना privileges. तो मिडिल क्लास came forward. Now in the past, स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है, पेजेंट्स एंड वर्कर्स में इतना दिमाग होगा कि उन लोग मूवमेंट्स रेज करेंगे,
फिर प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे, ये सब क्या उन लोग के पास इतना दिमाग होता है? जो पेजेंट्स है, जो पुअर वर्कर्स है, जो सिर्फ हार्डवर्क करना चाहते हैं, नहीं स्टूडेंट्स, उनके पास ये बोल सकते हो ये स्किल्स नहीं है। तो पास्ट में रिवॉल्ट होते थे स्टूडेंट्स, पेजेंट्स वर्कर्स रिवॉल्ट करते थे टैक्सेस के लिए, फूड स्केर्सिटी जो हो रही है ये सब के अगेंस्ट रिवॉल्ट चलता था, लेकिन उसका 100% इफेक्ट नहीं होता था। क्लियर? So in the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity, but they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in social and economic order. बराबर, लेकिन उनके पास स्टूडेंट्स क्या नहीं था? मीन्स एंड प्रोग्राम्स, मतलब तरीका नहीं पता था उनको कि कैसे करना है, मूवमेंट कैसे बनाते हैं, नहीं पता। क्लियर? कि ताकि उन लोग क्या कर सके, चेंज ला सके सोसाइटी में एंड इकोनॉमी में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो उनके पास रीजन था रिवॉल्ट करने का, बट उनके पास मेथड नहीं था कि कैसे हम सोसाइटी में चेंजेस लाएं, या फिर जो ये टैक्सेस का जो बोल सकते हो ना कि फर्स्ट सेकंड एस्टेट को प्रिविलेजेस मिल रहा है, तो ये सब कैसे स्टॉप करें, उनके पास वो मेथड नहीं था। So this was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas. तो ये काम किस पे छोड़ दिया गया स्टूडेंट्स? थर्ड एस्टेट का आपको पता है हमने 3 डिवीजन देखा था। सबसे ऊपर बिजनेसमैन, लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, प्रोफेशनल्स, फिर नीचे देखोगे तो स्मॉल फार्मर्स, एंड फिर नीचे देखोगे तो लेबरर्स, पेजेंट्स एक्सेट्रा। करेक्ट? तो थर्ड एस्टेट के जो सबसे प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड पीपल थे ना, उन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि उनको क्या करना है, पेजेंट्स के लिए कुछ प्रोग्राम्स एंड तरीके, मेथड ढूंढने हैं जिसकी वजह से उनको भी इक्वल स्टेटस सोसाइटी में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हमने देखा कि पास्ट में पेजेंट्स वर्कर्स रिवॉल्ट करते थे किस चीज के लिए? टैक्सेस के लिए, फूड स्कैर्सिटी के अगेंस्ट, ये सब, बट उनके पास मीन्स एंड प्रोग्राम्स नहीं था ताकि वो क्या कर सके, सोसाइटी में इक्वालिटी ला सके। तो इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे दी गई? मिडिल क्लास के जो रिचर सेक्शन है उन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, दैट इज दे वर लिटरेट एंड उनके पास नए नए आइडियाज भी हो सकते हैं। बराबर? तो वो कौन थे मिडिल क्लास के प्रॉस्पेरस सेक्शन? आते हैं, चलिए वो देखते हैं। The 18th century witnessed emergence of social groups termed the middle class, who earned their wealth through expanding overseas trade and from manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or brought by richer members of society. अब स्टूडेंट्स 18th century मतलब 1701 से 1799, बराबर, इसमें हम देखेंगे तो सोशल ग्रुप्स इमर्ज हुआ जिसको बोलते हैं मिडिल क्लास। जो आज हम है ना, हम बोल सकते हैं मिडिल क्लास। एंड ये जो फ्रांस के मिडिल क्लास पीपल थे ना, उन लोग ने अपना पैसा, वेल्थ किससे कमाया स्टूडेंट्स? ओवरसी ट्रेड। मतलब तभी के जो मिडिल क्लास पीपल थे उन्होंने ज्यादातर पैसा कैसे कमाया था? ओवरसी ट्रेड। ओवरसी मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेडिंग करते हैं ना, जब हम दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं तो उसको हम ओवरसी बोलते हैं। एंड फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज वुलन, सिल्क। एंड हमने स्टूडेंट्स क्या किया? हमारे कंट्री में वुलन बनाना स्टार्ट किया, सिल्क किया, एंड उसको ही हमने एक्सपोर्ट किया या फिर इंपोर्ट किया। क्लियर? सो हम बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चर करके हमने क्या किया? पैसा कमाया हमारे यहाँ के मिडिल क्लास ने, या फिर मिडिल क्लास ने क्या किया? ओवरसी ट्रेड किया। क्लियर? सो मिडिल क्लास का हमने देखा कि पैसा आने का जरिया कहां से था। In addition to merchants and manufacturers, the third estate included professions such as lawyers or administrative officials. फिर हमने देखा मैन्युफैक्चरर्स तो थे ही, बराबर, मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स ये लोग तो थे ही जो ट्रेड करते थे कंट्रीज के साथ, बराबर। लेकिन इसके साथ साथ थर्ड एस्टेट में कौन था स्टूडेंट्स? लॉयर्स, डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, टीचर्स, ये सब भी प्रोफेशंस फॉलो करने वाले लोग थे। All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. अब ये सबका मेंटालिटी, स्टूडेंट्स लिटरेट थे तो उनका मेंटालिटी क्या था कि कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पीपल जो है उनको बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। मतलब बेनिफिट्स उनको जस्ट बिकॉज दे आर बोर्न इन नोबल फैमिली, तो उनको पहले से ही राइट्स दे दो कि भाई वो टैक्स नहीं भरेंगे, बराबर, उनको नोबिलिटी का स्टेटस एंजॉय करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? आज गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा भी टॉपर बन सकता है,
बराबर। एंड टॉपर बोल सकते हो, जो रिच फैमिली का लड़का है ना, वो भी डम पर्सन बन सकता है। क्लियर? तो ऐसा होना चाहिए। द पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, इट शुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। कभी कभार किंग का लड़का जो है उसमें टैलेंट नहीं रहेगा तो उसको रूलर नहीं बनाना चाहिए, बराबर। लेकिन अगर बोलेंगे कि किंग के दासी वगैरह कोई है एंड उसका लड़का अगर टैलेंटेड रहा बट वो किंग का लड़का नहीं है, तो लेकिन उसको बनाना चाहिए बिकॉज वो अपने मेरिट पे आ रहा है। क्लियर? तो ऑल ऑफ दिस वर एजुकेटेड, ये सब एजुकेटेड थे एंड वो बिलीव करते थे कि सोसाइटी में कोई भी ग्रुप वो प्रिविलेज पे ना हो। करेक्ट? कोई भी ग्रुप जो है सोसाइटी में बोल सकते हो कि उनको प्रिविलेज बाय बर्थ उनको स्टेटस नहीं देना चाहिए। rather a person social position किस पे होना चाहिए? मेरिट पे होना चाहिए। क्लियर? मतलब अगर वो उसमें स्किल्स अच्छी है, एजुकेशन अच्छा है, तो सोसाइटी में उसका स्टेटस अच्छा होगा। क्लियर? not just because he is the son of you can say rich person etc, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये मिडिल क्लास जो फैमिलीज थी उनकी थिंकिंग थी। Now let us look at another slide, that is the role of philosophers in French Revolution. This idea is envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke, Jean Rousseau and Montesquieu. अब स्टूडेंट्स, यही जो सोसाइटी जो फ्रीडम के बेसिस पे फॉर्म होनी चाहिए, इक्वल लॉज होने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबके लिए होनी चाहिए, तो ये सब कहाँ लिखा स्टूडेंट्स? फिलोसोफर्स ने अपनी बुक में लिखा। क्लियर? अब बहुत सारे फिलोसोफर्स ने सोचा कि हमारे सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज इक्वल मिलनी चाहिए सबको। क्लियर? तो उन्होंने अपनी बुक पब्लिश कर दी। कौन कौन 3 फिलोसोफर्स थे? जॉन लॉक, जीन जैक रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू। ये 3 फिलोसोफर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द फर्स्ट वन, अब हम देखेंगे सबने एक बुक लिखी है, वो बुक में एक लाइन में हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या लिखा है। तो पहले स्टार्ट करते हैं जॉन लॉक के साथ। जॉन लॉक जो है उसने 2 ट्रिटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट लिखी है। बुक का नाम क्या है स्टूडेंट्स? 2 ट्रिटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट। अब ये बुक में उन्होंने क्या लिखा है? मोनार्क के जो राइट्स है ना उसके बारे में लिखा है। नाउ जॉन लॉक sought to refute का मतलब होता है refuse, स्टूडेंट ये नोट कर लेना। sought to refute, that is refuse the doctrine का मतलब क्या होता है? philosophy of divine and absolute right of monarch। divine मतलब you can say which cannot be taken from you from birth, and absolute मतलब total right। तो यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, जॉन लॉक जो है उन्होंने रिफ्यूज किया कि भाई ये फिलोसॉफी जो है ना कि मोनार्क बन गया तो उसके पास 100% राइट होना चाहिए, वही रूलर, वही जो बोलेगा वही होना चाहिए। तो ये फिलोसॉफी को क्या बोला स्टूडेंट्स? इसने रिफ्यूज कर दिया कि ये फिलोसॉफी जो है ना वो क्या है? गलत है। क्लियर? तो जॉन लॉक ने मोनार्क के राइट्स को यहाँ पर लिमिट करने बोला। अब रूसो के बारे में देखते हैं। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड। रूसो ने कौन सी बुक लिखी थी स्टूडेंट्स? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने ये बताया कि देयर शुड बी अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स शुड हैव सम कांटेक्ट विद वन अनदर। क्लियर? जैसे कि आज हमारा एंड हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स का क्या है स्टूडेंट्स? कांटेक्ट है। आज हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, आज हमने मोदी को इलेक्ट किया है। क्लियर? तो रूसो ने यही बोला कि जो गवर्नमेंट है, जो मोनार्क है, वो मोनार्क का लोगों के साथ 100% बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर क्या बोला है? रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रपोजिंग मतलब वो बोल रहा है कि ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनना चाहिए विच इज बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जिसमें रिप्रेजेंटेटिव मतलब रूलर ऑफ द कंट्री should have the same rights, or you can say the people of the country should have same rights and equal opportunity as the prime minister of the country। correct? तो थर्ड देखते हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू जो है उसने कौन सी बुक लिखी है? द स्पिरिट ऑफ लॉज। अब स्पिरिट ऑफ लॉज में क्या बोला है स्टूडेंट्स? उसने बोला है पावर डिवाइड होना चाहिए गवर्नमेंट में, जैसे मोनार्क होता है ना, बराबर मोनार्क अकेला पावर रूल करता है, उसके पास ही सब पावर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला? जो गवर्नमेंट पावर्स है ना वो
सब में डिवाइड होना चाहिए. दैट इज इट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, जो हर एक डेमोक्रेसी में होता है स्टूडेंट. आज हमारे यहाँ पर भी 3 फंक्शंस में डिवाइडेड है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी. लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करता है, जुडिशियरी उसको देखता है कि वो लॉ करेक्ट है कि नहीं. So let us have a look. एक बार रिवाइज कर लेते हैं 3 फिलोसोफर्स के बारे में. जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, मॉन्टेस्क्यू. जॉन लॉक ने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, कौन सी बुक, टू ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने रिफ्यूट किया है, क्या रिफ्यूट किया है, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क. अब रूसो ने अब आगे फॉरवर्ड किया ये आइडिया को, करेक्ट, एंड बुक लिखी कौन सी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट. उसमें उन्होंने क्या बोला, देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन से देयर शुड बी अ गवर्नमेंट व्हिच इज बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन से सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. मतलब पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, तो ही कंट्री क्या हो सकती है, डेमोक्रेटिक हो सकती है. अब मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला स्टूडेंट्स, कौन सी बुक लिखी, स्पिरिट ऑफ लॉज. अब उसमें उसने क्या बोला कि पावर जो है वो डिवाइड करो गवर्नमेंट में, एक के पास मत रखो. अगर एक के पास रहा ना तो क्या होगा, वो डिक्टेटर बन जाएगा. इसलिए हमारे कंट्री में भी आप देखो तो पावर्स जो वो मोदी ने क्या कर दिया, लॉ ही बन गया, वो डिवाइड कर दिया लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी में. क्लियर? So this was all about today's session. Thank you so much.